ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। 11 चैप्टर में जो अपने अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं जो रिमेनिंग रह गई हैं, जो हमने किसी और चैप्टर में नहीं पढ़ी हैं, वो सारी की सारी टाइप्स ऑफ ऑडिट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, उस चैप्टर 8 में हमने ऑडिट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक हमने बात की थी जो अपनी फाइनेंशियल ऑडिट होती है, और एक हमने बात की थी जो हमारी नॉन फाइनेंशियल ऑडिट होती है। और नॉन फाइनेंशियल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सेक्रेटेरियल और एक जो अदर टाइप की वॉलंटरी ऑडिट्स होती हैं उसमें। ठीक है, तो हमने चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है सेक्रेटेरियल ऑडिट। जो रिमेनिंग वाली ऑडिट्स बच गई हैं वो सारी ऑडिट्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो काफी इजी चैप्टर है। बेसिकली आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, ऑडिट का मीनिंग। आपको ऑडिट का मीनिंग पता है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं। अब जो भी टॉपिक की ऑडिट हो रही है आपको उस टॉपिक का कंटेंट लिख देना है। ठीक है, जैसे अभी हम सबसे पहले जो टाइप ऑफ ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी रहेगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। तो आपको उसमें किस तरीके से लिख देना है कि आपको एनालिसिस करना है, देन आपको सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है। कौन से सारे एस्पेक्ट्स का? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना पूरा सब्जेक्ट है, तो आपको उस सब्जेक्ट में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब टॉपिक्स की आप पे समरी लिख देनी है। उन सारे टॉपिक्स की एग्जामिनेशन हो रही है, इंडिपेंडेंट पर्सन एग्जामिन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट हो जाएगी। तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही लिमिटेड सा कंटेंट है, और आप इसमें एक बार रीड भी करोगे ना अपने आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट पहले से ही पता है। टॉपिक्स को इलैबोरेट करो और बिगिनिंग में क्या लगा दो? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन, दैट्स इट। चलो अच्छा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की, तो अब आप याद करो कि हमने अपने सीजी वाले चैप्टर में क्या क्या कंटेंट पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले जो हम पार्ट ए देखते हैं, पार्ट ए में हम क्या कंटेंट देखते हैं? शेयर होल्डर्स के बारे में, स्टेक होल्डर्स के बारे में, इनके हम राइट्स देखते हैं। देन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उनका सब कुछ आ जाता है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ड्यूटीज, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। इसके अलावा हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट, हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम देखते हैं एथिक्स। तो बस ये जो भी टॉपिक्स आपके गवर्नेंस का पार्ट है उन सारे टॉपिक्स को आप इलैबोरेट करके दो दो तीन तीन लाइंस में लिख दो, तो वही रह जाएगा अपना ऑडिट। ठीक है, तो आप देखो इसमें यहाँ पे वही दिया हुआ है, स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। सबसे पहले क्या दे रखा है? जो भी आपके डिस्क्लोजर्स है, यानी जो हमने रिपोर्टिंग वाला चैप्टर रीड किया था उसके बारे में। राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स अपना चैप्टर नंबर 9 है सीजी का। देन पार्ट ए में अपना पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन कंट्रोल्स, आईसीएस, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपने प्लानिंग वगैरह की है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब पार्ट डी वाला आ जाएगा, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी वाला। तो वही सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद में आ जाओ, हमें यहाँ पे गिवन है ऑडिट कमेटी का क्या रोल होता है गवर्नेंस में। तो एक सीएस को या एक ऑडिटर को क्या चेक करना होता है कि ऑडिट कमेटी ने अपना जो रोल है वो प्रॉपरली कंप्लाई किया है या कंप्लाई नहीं किया। इसका रोल भी हम ऑलरेडी सीजी में देख चुके हैं, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखो चेकलिस्ट हमें गिवन है। अगेन चेकलिस्ट में भी वही सारे पॉइंट्स हैं कि आप गवर्नेंस प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस। आपको याद हो हम हार्ट ऑफ सीजी पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी भी आता है वहां पे, तो वो सब है। देन अगेन आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ड्यू डिलिजेंस। अच्छा देखो, चाहे आप उसको डीडी बोल लो चाहे आप ऑडिट बोल लो, दोनों में हम चेकिंग ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड्स है वो इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। ऑडिट बेसिकली काम करने के बाद में आप चेक कर रहे हो, डीडी जो है वो किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले चेक कर लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप बोर्ड का इंडिपेंडेंस चेक करो, बोर्ड का सिस्टम, बोर्ड के प्रोसीजर्स। अगेन ट्रांसपेरेंसी, शेयर होल्डर, सेम ही कंटेंट है, बस इलैबोरेट करने के लिए 5 से 6 बार दे रखा है, रीड कर लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीएसआर ऑडिट। सीएसआर आपको पता है कि कंपनी है और अगर वो लिमिट्स में फॉल कर रही है, हम लिमिट्स देखते हैं नेट प्रॉफिट की, नेटवर्थ की, टर्नओवर की जो लिमिट्स आती हैं, अगर वो लिमिट्स पे फॉल कर रही है तो उस कंपनी को क्या करना होता है? सीएसआर करना होता है। तो वही है, इस ऑडिट में आप क्या चेक करोगे कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में जो भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो रही हैं आपके ऊपर, जैसे आपको सीएसआर की पॉलिसी बनानी है,
आपको सीएसआर की कमिटी बनानी है, ठीक है, देन आपको सीएसआर की रिपोर्टिंग करनी है। तो वो जितनी भी सारी चीजें आपको कंपनीज एक्ट करने के लिए बोल रहा है, आपने वो मानी या नहीं मानी है, उसकी कंप्लायंस चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सीएसआर ऑडिट परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई अगेन देखो, जो भी हम यहाँ पर ऑडिट्स पढ़ रहे हैं वो सब मैंडेटरी नहीं है, वो सारी की सारी ऑडिट्स कैसी हैं, वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहे तो आप इंटरनली विद इन द कंपनी आपके एम्प्लॉय से भी करवा सकते हो, आपको लगता है नहीं हमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, हम किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे, तो आप वैसे भी करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन देखो कवरेज में सीएसआर ऑडिट का क्या कवरेज होगा भाई, जो सीएसआर का कवरेज है, सीएसआर में आप कौन कौन से एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हो, जो आपके कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में मेंशन है, तो जो आपने एक्टिविटीज करी है उनको ही तो चेक करोगे, तो स्कोप क्या हो जाएगा, शेड्यूल 7 में मेंशन जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें से आप जो भी एक्टिविटी एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हो उसकी चेकिंग करना, वो सीएसआर ऑडिट का कवरेज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट गिवन है, जो भी कंप्लायंस करनी होती है ना, चेकलिस्ट में हम उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख देते हैं कि ऐसा किया क्या, ऐसा किया क्या। तो वैसे देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्या आपके ऊपर सीएसआर कमिटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपने कमिटी बनाई है नहीं बनाई है, आपकी पॉलिसी बनी है नहीं बनी है, पॉलिसी बन के अप्रूव की है कमिटी ने या अप्रूव नहीं की है, देन जो भी आपका प्रोसेस आपने कंप्लीट किया, फंड्स एलोकेट करे, देन आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेंस किया, जो भी आपने काम किया वो सब प्रॉपर किया नहीं किया, काम करने के बाद आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर उसका दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो जो भी चीजें हमने सीजी में सीएसआर के टॉपिक में पढ़ी हैं चैप्टर नंबर 16 में, उन्हीं सब टॉपिक्स को आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आप कह लो कि ये चैप्टर आपका डीडी और सीजी दोनों सब्जेक्ट की समरी को बना के बनाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने ऑडिट है दैट इज टेक ओवर ऑडिट। अब नाम से ही क्लियर है, अगर कोई कंपनी टेक ओवर कर रही है किसी और कंपनी को तो उसके ऊपर सेबी की SAST की रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या चेक करना है कि उस कंपनी ने SAST रेगुलेशन 2011 वाली कंप्लाई की है या कंप्लाई नहीं की है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो भी एक्वायरर है, प्रमोटर ग्रुप है, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या उन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए हैं, वेबसाइट पे डाला है, एक्सचेंज को बताया है नहीं बताया है, ठीक है, चाहे वो खुद हो गए चाहे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट हो गए। तो बेसिकली जो टेक ओवर के आपने पढ़ा होगा CR वाले टॉपिक में, तो वो आपको समरी बना के यहाँ पे लिख देनी और उन सब चीजों की कंप्लायंस की चेकिंग किसमें आ जाएगी, टेक ओवर ऑडिट में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट। अब ऑब्वियसली बात है इनसाइडर ट्रेडिंग है तो इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही होगी आप पे 2015 वाली। तो अब उसमें जो जो भी आपको काम करने होते हैं, जैसे आपको कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, कुछ कुछ होते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर्स, कुछ कुछ होते हैं कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स। अगर आपको याद हो तो हम ये दोनों सीजी में पढ़ते हैं, इनफैक्ट पूरा टॉपिक आता है अपने सीजी वाले सब्जेक्ट में, तो उसमें से पॉइंट्स निकालो और लिखते जाओ, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग प्लान्स होते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर होता है, देन कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको रेगुलेशंस में अपने आप में गिवन है, ठीक है। अगर यूपीएसआई आपके पास में है तो आप कैसे डील करोगे, तो वो सारी की सारी चीजें किस तरीके से की गई है और क्या जैसा रेगुलेशन में लिखा हुआ है, रेगुलेशन का कंप्लायंस प्रॉपर किया है या नहीं किया है, उसको आप बस डिटेल में चेक कर रहे हो, ठीक है। अगेन अभी आपको चेकलिस्ट गिवन है, चेकलिस्ट भी वही पॉइंट से बनी हुई रेगुलेशन में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्या बोल रहा है कि क्या आपने कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया, देन क्या आपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के बाद या फिर आप जो सेबी वाला एप्लीकेबल हो रहा है वो फॉलो किया है या फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो वो सब कुछ बोल रखा है। देन जो भी कोड है क्या आपने अपने वेबसाइट के ऊपर डाला है या नहीं डाला है, क्या आपने एक इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया है या अपॉइंट नहीं किया है, तो ये सब बेसिक। देन आपने इंटरनल कोई कोड बनाया है या इंटरनल कोड नहीं बनाया, तो एक तो रेगुलेशन में गिवन है, एक आपको आपका खुद का बनाना होता है। जब आपने ट्रेडिंग जो प्लान्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं कि आप पूरे साल क्या क्या ट्रेडिंग करने वाले हो, तो ट्रेडिंग प्लान्स बना के सबमिट किए हैं या सबमिट नहीं किए। डिस्क्लोजर्स वगैरह आपने खुद से भी दिए हैं और जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, कनेक्टेड पर्सन जिनको हम कहते हैं, उनने भी डिस्क्लोजर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो चेकलिस्ट को तो आपको क्वेश्चन फॉर्म में बना के लिख देना है, तो जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में कंप्लायंसेस हैं उसकी ही बन जाएगी चेकलिस्ट, और उसको जो हम चेक कर रहे हैं दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट। अब इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ में आपके ऊपर जो भी टाइप के लेबर लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या आपने वो लेबर लॉज माने हैं या नहीं माने।
अब आपकी बुक में अगेन जैसे याद है हमने डीडी का चैप्टर रीड किया था, जो 19 वाला चैप्टर था, तो वहां पर भी आपको लेबर लॉज की लिस्ट गिवन थी और बुक में आपको हर एक टॉपिक के अंदर 5-5, 6-6 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। तो 19 चैप्टर में जैसे हम डीडी का कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, सेम टू सेम कंटेंट यहाँ पर भी आ रहा है आपके। तो आपको कोई भी 5 से 6 लेबर लॉज के नाम याद कर लो और जो कंटेंट है वो 2 से 4-5 लाइन का बुक में से रीड कर लेना कि ये किया क्या, ये किया क्या। तो हर एक एक्ट में आपको कंटेंट गिवन है। अब इतनी सारे एक्ट्स आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारी एक्ट्स के अंदर का कंटेंट याद कर पाओ, तो इसीलिए कोई सी भी टाइप के 5, 6, 7 एक्ट जो आपको एग्जीक्यूटिव टाइम से याद है उसको पढ़ लो और उसका कंटेंट आप यहाँ पर लिख के आ जाना, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट गिवन है। नेक्स्ट हम चलते हैं साइबर ऑडिट पे। अब देखो साइबर ऑडिट क्या होता है, हमारे कंपनी में ऑब्वियसली बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और उन सारे सिस्टम्स में इतनी सारी डेटा वगैरह स्टोर होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, अपने जैसे एम्प्लॉयज वगैरह हो गए या फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स हो गए। तो लॉस का काफी चांस है कि वो जो डेटा है वो या तो उड़ गया या फिर चोरी या फिर इवन उन सिस्टम्स पे डैमेज वगैरह भी आ सकता है कि मान लो आपकी टेक्नोलॉजी ही करप्ट हो गई, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो साइबर से रिलेटेड, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और इन सब से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स ये कंपनी को करने होते हैं, क्या वो एफर्ट कंपनी ने किए हैं, क्या पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम बनाए हैं, क्या साइबर में जो भी रिस्क आ सकती है उन रिस्क को आइडेंटिफाई करके रिस्क मैनेजमेंट किया है, नहीं किया है, रिपोर्टिंग प्रॉपर है, रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, क्या स्टेप्स ले रही है कंपनी उसके लिए, क्या स्टेप्स एप्रोप्रिएट भी हैं या डेफिशिएंट है। तो ये सब चीजों की चेकिंग करना क्या हो जाएगा, साइबर ऑडिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ कुछ इश्यूज दे रखे हैं कि जो भी आपकी सेंसिटिव डेटा है, कॉन्फिडेंशियल है या पर्सनल डेटा है या आपके आईपीआर हो गए, उसको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो सब भी पता होना जरूरी है, ठीक है। देन नेटवर्क्स, हमारे जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट फ्रॉड होने के काफी चांसेस है, हैकिंग के काफी चांसेस है। तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो, वायरस वगैरह के लिए क्या आपके पास प्रॉपर एंटीवायरस वगैरह है या नहीं है, तो वो सब चीजें कंपनी ने की या फिर नहीं की है, ठीक है। देन अगेन आपको कुछ चेकलिस्ट यहाँ पे दे रखी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या बोला गया, पर्सनल जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके लिए आप क्या क्या सेफ्टी मेजर्स बना रहे हो, जैसे आईडी कार्ड वगैरह, आईडी पहनता है स्टाफ और उसमें उनकी पिक्चर है या नहीं है। देन कुछ कुछ लोग जैसे एक्सेस उनको ऑथराइज किया जाता है कि आप इस वाले रूम में या इस वाले केबिन में सिर्फ आप 3 लोग ही जा सकते हो, तो उनके पास उस चीज का बैच होगा, वो ही जा सकते हैं, पास है, इसके अलावा और कोई पर्सन एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई बाहर का पर्सन अगर कंपनी में आ रहा है तो आप चेक करते हो या चेक नहीं करते हो कि वो कौन सा पर्सन है, ठीक है, क्या हमने बुलाया है या क्या वो ऐसे कोई रैंडम फालतू का पर्सन तो नहीं है जो कॉम्पिटिटर्स ने भेज दिया है। तो ये सब चीजें हम चेक करेंगे। एम्प्लॉयज को या कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेकिंग आप करोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें। इसके बाद में आता है अपना फिजिकल सिक्योरिटीज। फिजिकल सिक्योरिटीज में फिजिकल एक्सेस आप प्रिवेंट कर रहे हो कि कोई भी आपका सिस्टम है या फाइल्स है आपका, मान लो जो आपका रिकॉर्ड रूम हो जाता है या आपका इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है, उसमें आपने किस किस को एक्सेस दे रखी है और किस किस के एक्सेस को कंट्रोल कर रखा है, तो दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देन आता है जो भी अपना आपको लगता है पासवर्ड्स वगैरह लगा दो, आईडी पासवर्ड इशू कर दो अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये अपना हो गया साइबर ऑडिट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एनवायरनमेंट ऑडिट पे। अब ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट ऑडिट में क्या होगा, आपकी कंपनी के ऊपर जो भी एनवायरनमेंट लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या आपने वो एनवायरनमेंट लॉज को माना है, कंप्लाई किया है या कंप्लाई नहीं किया। तो अगेन हम यहाँ पे एलैबोरेट करने के लिए इसने सबसे पहले क्या करा है, एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया, फिर एनवायरनमेंट ऑडिट को डिफाइन कर दिया कि हम उसमें एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन एक्सेट्रा ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एनवायरनमेंट की जो ऑडिट वगैरह है वो ऑडिट किस किस लॉ से रिलेट करेगी। तो अब जितनी भी एनवायरनमेंट की लॉज हैं उन सबका यहाँ पर हमें नेम गिवन है, जैसे एयर पोल्यूशन के लिए कुछ लॉज के नेम है, वाटर के लिए रेडिएशन, पेस्टिसाइड, सब इतनी सारी लॉज हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि आप सारी लॉज को याद करो, तो हर एक टॉपिक के 2-2, 3-3 जो आपको लॉज याद हो जाए उनको आप रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें छोटा सा प्रोसेस गिवन है। सबसे पहले क्या बोला है, वही
ऑडिट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, हम लेते हैं नॉलेज ऑफ बिजनेस, तो वही वाली चीज बोली गई है यहाँ पे। फिर आप एक्चुअली वहां पे ऑन साइट जाके एग्जामिनेशन करोगे, तो जब आप क्वेश्चनर वगैरह फिल करके और वो स्टडी कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ द साइट, और जब आप वहां पे जाके एक्चुअल कंप्लायंस एस्पेक्ट चेक करो तो वो क्या हो जाएगा, ऑन द साइट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन वगैरह ये सब चीजें। और इसके बाद लास्ट में जो भी आपका पोस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स है कि आप रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट सबमिट करोगे, देन क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, वो सब चीजें आपको डिस्कस करनी है और सजेशन देने हैं मैनेजमेंट। ठीक है, देन अगेन चेकलिस्ट गिवन है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये ऐसा है जो हमने पहले कहीं पढ़ नहीं रखा है, दैट इज फोरेंसिक ऑडिट। तो जो अपना फोरेंसिक ऑडिट है ना, फोरेंसिक ऑडिट में हम दो एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक तो हमें ऑडिट तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके साथ हमें इन्वेस्टिगेशन देखना है। तो हम कह सकते हैं फोरेंसिक ऑडिट जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, ऑडिट या अकाउंटिंग और साथ में साथ इन्वेस्टिगेशन, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। अब देखो ये जो ऑडिट होती है ना, जो हमने फ्रॉड्स किए हैं या क्राइम्स किए हैं, क्राइम्स कौन से, मर्डर वगैरह वाले क्राइम्स नहीं, व्हाइट कॉलर जो क्राइम्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जो कंपनी के जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो अगर हमारे ऐसी कोई एक्टिविटी हुई या हमारे बिजनेस में हमें पता चला कि कोई फ्रॉड या कुछ व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ है, ठीक है, तो उसको पता करने के लिए जो हमें ऑडिट तो करनी होती है, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल ऑडिट करनी होती है। तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको अकाउंटिंग एंड ऑडिट की तो नॉलेज हो ही हो, लेकिन साथ में उसके पास इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी हो। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटिंग माइंड वाला बंदा होना चाहिए। उससे जितनी भी ये सारी एक्ट्स है लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सारी एक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेटिंग माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम एक क्राइम का केस सॉल्व करते हैं, जैसे सीआईडी वगैरह हो गए, ये हो गए, तो इनको कितना दिमाग लगाना पड़ता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और वो पूरा बिगनिंग से लेकर एंड तक पूरा सीन क्रिएट करते हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं लोगों से, राज उगलवाते हैं। तो ऐसे टाइप की सब चीजें एक ऑडिटर में भी होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल ऑडिटर जो है ना, नॉर्मली हम ऑडिट क्या पढ़ते हैं, उस टाइम पे हमारे ऑडिट का क्या इंटेंशन होता है कि जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं, नॉन फाइनेंशियल्स है, आप बेसिकली बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन है या नहीं है ये बता दो। तो वहां पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फ्रॉड ढूंढने गए हैं, हम वहां पे ये बताने गए हैं कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। लेकिन फोरेंसिक ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिटर है, यानी कि जो आप ऑडिट करवा रहे हो, इस ऑडिट का इंटेंशन क्या है कि आप जो है वो ऑडिट तो करोगे, लेकिन आप ऑडिट जो है वो क्या फाइंड करने के लिए कर रहे हो, फ्रॉड्स या व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स भी चाहिए। तो आप ऑडिट में क्या लगाओगे, साइंटिफिक मेथड्स लगाओगे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ड्यूरिंग या वाइल परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, दोनों कंबाइंड हो गए, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट कंबाइंड होकर वो क्या बन जाते हैं, फोरेंसिक ऑडिट। तो इसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह भी आते हैं, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, एक्सपर्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी आप क्वालिफाई करोगे एज अ फोरेंसिक ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसका मीनिंग दे रखा है। अच्छा, ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि फोरेंसिक ऑडिट में जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं ना, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि वो जो फ्रॉड होता है वो हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फोरेंसिक ऑडिट करने के बाद मिल जाता है और वहीं पर ही केस सॉल्व हो जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो केस कोर्ट तक जाता है। तो फोरेंसिक ऑडिटर ने जो भी अपनी पूरी एग्जामिनेशन की है, इन्वेस्टिगेशन की है, हम इसके रिकॉर्ड को कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केस पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर अभी तक नहीं आई है, केस का प्रोसिक्यूशन चलेगा कोर्ट में। तो जो कोर्ट है, जज है, वो फोरेंसिक ऑडिटर का जो भी वर्क उसने परफॉर्म करा है, जो ऑडिट की रिपोर्ट आई है, उसको वो कोर्ट में एज एन एविडेंस भी यूज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इसमें दो स्टेजेस होंगी, एक तो आपकी ऑडिट परफॉर्मेंस वाली स्टेज होगी, ठीक है, और एक आपकी लिटिगेशन वाली स्टेज भी हो सकती है। यानी अगर वो केस वहीं पे सॉल्व नहीं हुआ और वो केस कोर्ट में जाता है, तो जो भी एविडेंसेस यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं वो फर्दर आगे कोर्ट में एडमिसिबल होंगे एज एविडेंस। तो इसकी दो स्टेजेस हो गई। चलो अब आ जाओ यहाँ पे
अब यहाँ पे हमने क्या बात किया कि फॉरेंसिक ऑडिट को हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जहां पे हम फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो पता करने का ट्राई करते हैं। एंड देन हमने 2 फेजेस के बारे में बात कर ली, एक इन्वेस्टिगेशन, जो आप एक्चुअल में जो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करोगे विद इन, और दूसरा क्या है हमारा लिटिगेशन, यानी जब हमने वो सब कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं और हमें लीगल तरीके से कोर्ट में जाना पड़ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए मैटर को, तब आपको बुलाया भी जा सकता है एज अ विटनेस, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो भी एविडेंस कलेक्ट करा है, जो इन्वेस्टिगेशन करी है, वो भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एग्जांपल्स दिए हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हो गए, आर्बिट्रेशन के कोई मैटर्स हो गए, डिस्प्यूट, इंश्योरेंस, इन सब में अगर आपको लगता है फ्रॉड वगैरह किसी ने किया है तो फोरेंसिक ऑडिट हो सकती है। चलो अब देखो यहाँ पर हमें पर्पस में बेसिकली क्या दे रखा है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको पता करने के लिए हम फॉरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन हो रहा है, ब्राइब वगैरह दी जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, जैसे डायरेक्टर्स है, उनको किसके लिए काम करना होता है, उनको कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काम करना होता है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो ये सारे सिचुएशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है। ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन क्या होता है, बेसिकली धमकी, थ्रेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं कि काम कर दो वरना ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। असेट का मिस एप्रोप्रिएशन, मिसयूज तो नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह के मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग, ये सब कुछ तो नहीं हो रहा है। यानी बेसिकली इंटेंशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, एरर वाली चीज नहीं है, इंटेंशनल काम किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। सबसे पहले देखो, अब जैसे जो अपना ऑडिट का प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर तो वैसा ही है, बस टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे चेंज हो जाएगी। वहां पर हम क्या लिखते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पर हमने एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन लिखा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऑडिट इज कंबाइंड विद इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कंपनी है जिसने भी आपको हायर किया है, उसके साथ में आप पूरा वही ये देखोगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि आपके पास में जो भी केस आया है, क्या आप केपेबल हो, कि आपके पास में नॉलेज और एक्सपर्टीज है उस केस को हैंडल करने की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता जैसा केस है, तो वो सब आपको देखना है, आप केपेबल हो तभी आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट करो। आपको लगता है आप केपेबल नहीं हो तो फिर उसको स्किप कर दो, ठीक है। इसके बाद में अगेन अपना स्टेप नंबर 2, वहां पर क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग। यहाँ पर हम उसको क्या बोल देंगे, इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करनी है कि आपको किस तरीके से फर्दर आगे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड, यानी आपको कौन कौन सी चीजें, सिचुएशन ऐसे दिख सकती हैं जिसमें आपको शक करना चाहिए कि यार यहाँ पे फ्रॉड है। जैसे आपने रिटर्न्स वगैरह जो है वो डिले कर दिया, उसमें प्रमोटर्स और इन सब की लाइफस्टाइल, जैसे कभी कभी क्या होता है इनकी सैलरी काफी कम होती है पर इतने सारे घर खरीद रखे हैं, इतनी सारी गाड़ीज है, प्राइवेट जेट है, यॉट्स है, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये जो है ना वो व्हाइट मनी से तो नहीं आया, ब्लैक मनी से आया। तो आप वो लाइफस्टाइल उनकी देख सकते हो। आईसीएस और इन सब में प्रॉब्लम्स है कंटिन्यूअस लेवल पे। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि यार आपको लग सकता है, चांसेस हैं फ्रॉड के, ठीक है। इसके बाद में चेकलिस्ट भी वही वाली गिवन है। अब आते हैं फ्रॉड ट्रायंगल एंड फ्रॉड रिस्क। अब यहाँ पर आपको एकदम इन्वेस्टिगेटिंग माइंड से होके सोचना है। फ्रॉड रिस्क क्या होती है, यानी एक ऐसी रिस्क कि चांसेस हैं फ्रॉड होने के। तो अगेन कुछ कुछ ऐसे एरियाज वहां पर होते हैं कंपनी में जो हाईली रिस्की होते हैं, जो भी अपने ऊपर एग्जाम्पल देखे थे, तो आप वो देखो। और उसके अलावा फ्रॉड ट्रायंगल, यानी एक फ्रॉड में 3 एलिमेंट्स होते हैं जो फ्रॉड को होने में हेल्प करते हैं, और वो तीनों एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। सबसे पहले क्या होता है, मोटिव, यानी एक बात बताओ, अगर किसी का मोटिव ही नहीं है, यानी वो चाहता ही नहीं है फ्रॉड करना, इंटेंशन ही नहीं है उसका, तो फ्रॉड क्यों करेगा। तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है, आपको पैसे चाहिए, आपको लालच है, आपको लगता है मुझे सफिशिएंट सैलरी नहीं मिल रही है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ रीजन होता है। या मान लो आप घर में कोई बीमार है और आपको और पैसे चाहिए, या आपको घूमने जाना है, मतलब जो भी व्हाटएवर रीजन, पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा किस बंदे का रीजन हो सकता है फ्रॉड करने का, तो मोटिव। सेकेंड होता है उसको मौका मिलना चाहिए, अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो वो फ्रॉड कैसे करेगा। तो सेकेंड क्या है, फ्रॉड करने का पहले तो आपको इंटेंशन चाहिए, देन आपके पास में क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और तीसरा आप फ्रॉड को क्या करो, जस्टिफाई कर सको, क्या आप ये बोल सको कि जो मैंने फ्रॉड किया है ना, मेरे पास एक प्रॉपर रीजन है फ्रॉड को परफॉर्म करने का। तो थर्ड वाला अपना स्टेप क्या हो जाएगा,
रेशनलाइजेशन, यानी पहला आपके पास रीजन होना चाहिए, सेकंड क्या होगा आपके पास में मौका, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फ्रॉड को करने के लिए, एंड थर्ड क्या रहेगा रेशनलाइजेशन, दैट मीन्स आप जस्टिफाई कर पाओ कि यार मेरे साथ ये सिचुएशन थी तो जो मैंने काम किया ना वो सही है, ठीक है, या आप बोलो मुझे किसी ने धमकी दी थी तो मुझे करना ही पड़ा, यानी आपने फ्रॉड किया, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ कि यार मेरे पास ये इशू था तो मुझे करना ही पड़ा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो अगर ऑडिटर ये तीनों को फाइंड आउट कर लेता है तो फिर उस सिचुएशन में इजीली पता कर सकता है वो कि फ्रॉड किसने कमिट किया है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया, देन चलता है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 हमारा क्या है, अब आप क्या करोगे, जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करोगे और एविडेंसेस के बेसिस पर आप क्या बनाओगे, अपना ओपिनियन। अब देखो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप क्या लगाओगे, टेक्निक्स। तो जैसे हम ऑडिट में टेक्निक्स लगाते हैं वैसे यहाँ पर भी आपकी टेक्निक्स, तो टेक्निक्स तो कॉमन हो सकती हैं, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कर सकते हो, कंपैरिजंस, इंटरव्यूज एम्प्लॉयज वगैरह के साथ में, रिकंसिलिएशंस, तो टेक्निक्स तो वही रहेंगी जो आपकी ऑडिट वाली होती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वही हमने ओपिनियन फॉर्म कर लिया, अब हम बनाएंगे रिपोर्ट और रिपोर्ट में हम सबमिट करेंगे हमारा ओपिनियन। और स्टेप नंबर 5 हमेशा नहीं आएगा, अगर केस वहीं का वही सॉल्व हो गया, कोर्ट तक मैटर जाने की जरूरत नहीं है तो वहीं पे ही रिजॉल्व हो जाएगा। अगर लगता है कि नहीं ये मैटर कोर्ट तक जाएगा, बहुत बड़ा मैटर है, तो जो भी आपने एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए हैं, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, या आपको खुद को भी एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो अपना स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टेप नंबर 4 था जिसमें हम ऑडिट की रिपोर्ट बना रहे थे, उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे वो सारे कंटेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव समरी, ये क्या होती है, जो भी आपने ओपिनियन बनाया और आपने जो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस किया, तो फाइनल जो आपका ओपिनियन आ रहा है। देन ओरिजिन ऑफ ऑडिट, ऑडिट हुई क्यों थी, बिगिनिंग क्या आपको शक था, ऑब्जेक्टिव, देन क्या आउटपुट आए, रिस्क आपने कैसे एनालाइज करी, देन वही है बाहर एनवायरनमेंट की क्या रिस्क है, एविडेंसेस क्या हुए, तो वो सब कुछ आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट पे। नेक्स्ट हमारी है सोशल ऑडिट। अब देखो सोशल ऑडिट क्या होती है, एक कंपनी है तो एक कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस भी एप्लीकेबल हो रहे होते हैं, एक कंपनी के ऊपर हो सकता है कि CSR भी एप्लीकेबल हो रहा हो, लेकिन कोई कंपनी, जैसे आपको याद होगा हम पढ़ते हैं CG में कि कुछ कंपनीज जो होती है वो वॉलेंटरीली भी एथिक्स फॉलो करती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि आप जानबूझ के एज एन आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, पर स्टिल एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन या अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए आप सोसाइटी के लिए कुछ कर देते हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया या एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट हो गया सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो वो आप कर देते हो। तो अगर ये कंपनी एथिक्स मान रही है कि सोसाइटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो वो वाली कंपनी में अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप उसमें चेक करोगे कि क्या उसने ढंग से सोसाइटी के लिए किया है या नहीं किया, उसने प्लानिंग क्या की थी और एक्चुअल में उसने अचीव क्या किया है, ठीक है। तो वही है कि इससे आपका रेपुटेशन वगैरह इंक्रीज होगा, तो वो सब कुछ आपको चेक करना है। तो जो भी आपने काम किया आपके रिकॉर्ड्स होंगे, देन आपने उस पर प्रॉपर एक्सपेंडिचर किया होगा, तो वो सब चीजें आप चेक करो। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ऑडिट को करने के लिए। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि आप जो काम करना चाहते हो सोशल डेवलपमेंट का, आपने कितना प्लान किया था और कितना आपने एक्चुअली काम किया। मान लो उस एरिया में लोगों को जो जरूरत थी वो इतने रुपए की थी या इतने एफर्ट्स की थी, तो हम देखेंगे कि जितने एफर्ट्स हमने लगाए हैं, जितना पैसा एक्सपेंडिचर हमने किया है, उतना चाहिए था या उससे ज्यादा चाहिए था। लेट्स से उस एरिया के डेवलपमेंट में मान लेते हैं हम लोग 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने कितना एक्सपेंस किया, सिर्फ 30 लाख रुपीज का, तो आपको वो ऑडिटर बता देगा कि आपको 20 लाख रुपीज और लगाने की जरूरत है, यानी आप इतने पीछे हो अभी, ठीक है। देन उसके बाद में जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है, यानी उनको पता चलता है बेनिफिशियरीज कौन है, जिनका बेनिफिट कर रहे हैं। तो जिस एरिया का हम सोसाइटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके बीच में आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, जो आपको प्रॉब्लम्स है वो हमें बताओ, हमसे बात करो, ठीक है। देन जो भी हमने काम किया उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी है या नहीं है, किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, देन जो भी इंफॉर्मेशन है आपने डिस्क्लोजर दिया नहीं दिया, तो ये सारी आप चीजें चेक करते हो सोशल ऑडिट में, ठीक है। अच्छा, अब है कि क्या आपने सोशल ऑडिट की जो रिपोर्टिंग है या जो भी आपने पता किया है, जो भी आपने काम किया, क्या आपको उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या पब्लिक में। अब देखो क्योंकि हमें पता है
कि सोशल ऑडिट जो है वो कंपलसरी तो होती नहीं है। सोशल ऑडिट कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। अब क्योंकि सोशल ऑडिट वॉलेंट्री है तो सिचुएशन में बताना भी कंपलसरी नहीं है। तो आपको लगता है हमने अच्छा काम किया है तो आप बता दो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस बार अच्छा काम नहीं कर पाए हैं या हमने इम्प्रूवमेंट नहीं किए हैं, थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, तो आप नेगेटिव मत बताओ। बताना चाहो तो आप तब भी बता सकते हो, लेकिन अगेन आप पे कंपल्सन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप सोशल ऑडिट अगर करोगे तो कौन कौन से आपको बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली बात है हम ये सोशल सर्विसेज वाला काम ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही रहेगा, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, उनको उनके राइट्स पता चले, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। देन जो भी हमने काम किया है उस सब का हमारे पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कितना एक्सपेंस हुआ, किससे करवाया, कहाँ पे करवाया, वर्कर्स कौन कौन इन्वॉल्व है, इंस्पेक्शन, ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो डॉक्यूमेंट्स जब जिसको चाहिए आप उसको शो कर सकते हो। लाइक आपके जो सुपीरियर्स हो गए या जो ऑडिटर हो गया, ऐसे नहीं है कि आपने से जनरेट करके छोड़ दिया, जब भी आप चाहो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर पाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा प्यूनिटिव एक्शन। देखो अभी तक हमने बात की है कि ये जो ऑडिट है या ये जो वर्क है सोशल लेवल पे अभी तक कंपलसरी तो है नहीं, तो इसीलिए जो लोग हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, लीनियंट, कि ठीक है कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो यहाँ पे ना आपको सजेशन दिया गया है कि आप प्यूनिटिव एक्शन लगाओ, कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम पे पनिशमेंट लगाएंगे। तो अगर पनिशमेंट लगा दी जाए तो एक तरीके से मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, सजेशन देने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में रहते हैं हमें कुछ स्टेप्स के बने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। जैसे आप जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल जिस विलेज में काम करना चाहते हो तो वहाँ पे पंचायत वगैरह होती है, तो वो क्या अचीव करना चाहती है, तो आप उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। देन आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, कि आपको किसके बेनिफिट के लिए काम करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको जो स्कूल ओपन करना है वो प्राइमरी वाला है या एकदम प्री प्राइमरी वाला है, ठीक है, या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी भी वहां पे इंक्लूडेड है, तो आपको स्टेक होल्डर्स पता होना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर सेंटर खोल रहे हो तो आप उसमें देखो कि किस वाले डिजीज से ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं लोग, उस तरीके से। देन मीटिंग्स वगैरह आपको कंडक्ट करानी, तो ये पूरा जैसे हम CSR कैसे पढ़ते हैं वो सब कुछ ही गिवन है, बस वो कंपलसरी होता है कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, आप मीटिंग्स वगैरह रख लो किसके साथ में, पंचायत के साथ में, क्योंकि अब उनके साथ में मिलकर काम करोगे तो उनको बेटर पता है लोगों की नीड्स के बारे में। देन जो भी आपके बेनिफिशियरीज हैं आप उनसे भी एडवाइस लो, उनको भी इंक्लूड करो, ठीक है। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, जैसे एल्डरली पीपल, टीचर्स हो गए, ये सब हो गए, तो उनको भी आप बोलो कि आप हमें अपना एडवाइस दो, इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ाना है, ठीक है। एंड देन जो भी फाइंडिंग्स है आप शेयर करो। अगेन कंपल्सरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुड। तो कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर करोगे तो उससे ट्रांसपेरेंसी वगैरह आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन हमें लास्ट में वही चेकलिस्ट दे रखे कि आपने पॉलिसीज बनाई हैं, पूरी की हैं, क्या एफर्ट्स की कमी है, एक्शंस क्या हैं, ये सब बेसिक चीजें, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी होता है हमारा कंप्लीट।